नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में एक बार फिर से मसला पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन उसका सीधा सरोकार आपसे है और हम इस मसले पर पंचायत करेंगे। और आज सीधे तौर पर बात विधानसभा सत्र की होगी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या क्या तैयारियां हैं। लेकिन इन तैयारियों से जुड़े कुछ मसले ऐसे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कृषि कानून का मसला हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का मसला हो, या प्रदेश के कुछ और बुनियादी जरूरतों का मसला हो। इन मसलों को क्या उठाया जाएगा विधानसभा के अंदर, और क्या इन मसलों को लेकर सत्ता पक्ष का रुख रहने वाला है। इन्हीं तमाम चीजों पर हम अपने तमाम जनप्रतिनिधि जो अलग अलग पार्टियों से हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उन पार्टियों के प्रवक्ताओं से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल पंचायत की। लगातार अब सवाल उठ रहा है कि सत्ता पक्ष किस तरीके से विपक्ष को हैंडल करेगा और विपक्ष किस तरीके से सत्ता पक्ष पर वार करेगा, क्योंकि विपक्ष के पास शायद हो सकता है इस वक्त मसले बहुत हैं। जेपी दलाल का स्टेटमेंट सबसे पहले सुनवाते हैं। विधानसभा क्षेत्र के बहादुर मतदाताओं का धन्यवाद करना। उन्होंने बड़ा अच्छा मतदान किया है। हालांकि फसल का टाइम था, कोरोना का भी था, मंडियां चल रही थी, लेकिन बहुत अच्छा लगभग 69% के आसपास मतदान हुआ है। और ये मतदान विकास के लिए हुआ है। विपक्षी पार्टियों ने, खासकर कांग्रेस ने, वही जो पुरानी उसकी नीतियां हैं, जाति पाति की राजनीति करना, इलाकावाद की राजनीति करना, वो मुद्दे उठाने की कोशिश की। लेकिन मतदाता भ्रमित नहीं हुआ। बड़ौदा हल्का बहुत लंबे वक्त के बाद बनी बनाई सरकार के अंदर एक योग्य विधायक को भेजकर विकास की रफ्तार में भागीदारी बनेगा। एक बार ओपी धनखड़ को भी सुन लेते हैं। प्रारंभ में कांग्रेस का अहंकार जो है वो सातवें आसमान पे था। मुझे हमारे अन्य नेताओं को बहुत ही हल्के शब्दों का उपयोग कांग्रेस के नेताओं ने किया, जो कांग्रेस के इस प्रकार के अहंकार को अभिव्यक्त करता है। वोटिंग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुई है, चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि परिणाम जो है योगेश्वर दत्त के पक्ष में धनात्मक है। जनता का रुझान इसी प्रकार का दिखाई दिया है। चूंकि विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, विधानसभा अध्यक्ष को भी सुनना जरूरी है। वही पांचों के पांच हमने एलआर के पास लीगल ओपिनियन लेने के लिए भेज दिए हैं। क्या वो टेक्निकली ठीक हैं, लीगली ठीक हैं, क्या समय अवधि के बीच में आए हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर एलआर का ओपिनियन आएगा और उस ओपिनियन के बाद ही ये तय होगा कि वो जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं वो इस सत्र में चर्चा हो सकती है कि नहीं हो सकती। वही पांचों के पांच हमने एलआर के पास लीगल ओपिनियन लेने के लिए भेज दिए हैं। क्या वो टेक्निकली ठीक हैं, लीगली ठीक हैं, क्या समय अवधि के बीच में आए हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर एलआर का ओपिनियन आएगा और उस ओपिनियन के बाद ही ये तय होगा कि वो जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं वो इस सत्र में चर्चा हो सकती है कि नहीं हो सकती। और इस वक्त कांग्रेस की तरफ से बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बजरंग दास गर्ग जी, सवाल आपसे ये है, चूंकि इकलौते अभी आप प्रवक्ता हमारे साथ हैं तो आपके पास पूरा टाइम है। सवाल ये है कि किस तरीके से कांग्रेस अपना पक्ष रखने वाली है विधानसभा के अंदर, क्या कुछ मुद्दे होंगे विधानसभा सत्र के? एक ही सबसे बड़ा मुद्दा आज के ऊपर कानून व्यवस्था का मामला है, रोजगारी का मामला है। सरकार बार बार कह रही है कि प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से, व्यापार उद्योग के माध्यम से 75% बेरोजगारों को रोजगार देंगे। ये घोषणा सरकार ने की है और मंत्रिमंडल में प्रस्ताव भी पास किया है।
मगर मैं ये कहना चाहता हूं, जब आज हरियाणा के अंदर 60% व्यापार व उद्योग ठप हो चुके हैं, लाखों लोग पहले ही बेरोजगार हो चुके हैं, सरकार को पहले तो जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनको रोजगार देना चाहिए। दूसरी बात, जब सरकार कहती है 75% हम बेरोजगारों को रोजगार उद्योग और व्यापार के माध्यम से देंगे, सरकार ने भी तो ये क्लियर नहीं किया कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या छूट दी है, जबकि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार को नई पॉलिसी लानी चाहिए जिसमें जो उद्योगपति हरियाणा में उद्योग लगाए उसको सस्ती जमीन देनी चाहिए, बिजली के बिलों में 50% सब्सिडी देनी चाहिए, जहां तक बैंकों का जो ब्याज है उसमें रियायत करनी चाहिए। आप देखिए सुमन जी, कोरोना महामारी थी, लॉकडाउन था, फैक्ट्रियां बंद थी, दुकानें बंद थी, उस बंद दुकान का, बंद फैक्ट्री का भी सरकार ने बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स पूरा ले लिया, बैंकों का ब्याज ले लिया, करोड़ों रुपए का नुकसान व्यापार और उद्योगपति का हुआ है। और करोड़ ऊपर से ये आदेश दे दिए गए कि जिस फैक्ट्री के मालिक के पास जो भी कर्मचारी है उसको बंद उद्योग के टाइम का तनख्वाह देना पड़ेगा, और बंद टाइम का जो खाना है, एक बात बताइए बजरंग दास गर्ग साहब, बजरंग दास जी, प्राइवेट मेंबर बिल ले आ पाएंगे, ला पाएंगे आप लोग? नहीं, मैं कहना चाहता हूं प्राइवेट मेंबर बिल आ सकता है, कोई बुराई नहीं है, मगर सरकार की नीयत ठीक होनी चाहिए। क्या आप लोगों ने जो नियम है उस पर, उस नियम के तहत क्या आप लोगों ने ये जो कॉपी देनी होती है विधानसभा अध्यक्ष को, ये सौंपा था आप लोगों ने 15 दिन पहले? जहां विधानसभा के मामला है वो हमने सारी जानकारी विधानसभा के स्पीकर को दे दी है, और जहां तक प्राइवेट बिल लाने की बात है, हर एक व्यक्ति चाहता है, मैं स्पष्ट कर देता हूं, अगर सरकार की नीयत ठीक हो, और मैं दावे के साथ कहता हूं, जनता टीवी चैनल पे बैठा हूं और वो करके दिखा सकता हूं मैं, हमने जो बातें आपके सामने रखी है, एक तो सस्ती जमीन देने की बात, दूसरा बिजली के बिलों में 50% सब्सिडी देने की बात, तीसरी बैंक ब्याज कम करने की बात, और चौथी बात, जब आप जीएसटी ले रहे हो, इनकम टैक्स ले रहे हो, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने की बात, सरकार ये 4 फैसले ले ले, हरियाणा के अंदर एक बेरोजगार मिल जाए मुझे पकड़ लेना, सभी को ठीक है बजरंग दास माध्यम से, व्यापार के माध्यम से हम एडजस्ट करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है, सबको रोजगार मिलेगा, रोजगार देंगे। रमनीक मान जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए, मान साहब स्वागत है आपका। अमनदीप जी हमारे साथ इन लोग की तरफ से, अमनदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रमनीक मान साहब, सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है, क्योंकि विपक्ष काफी आक्रामक नजर आ रहा है, वो कृषि कानून को लेकर के प्राइवेट मेंबर बिल लाने की तैयारी में है। बजरंग दास गर्ग जी ये कह रहे हैं कि सभी जो औपचारिकताएं थी वो कांग्रेस की तरफ से पूरी की गई हैं प्राइवेट मेंबर बिल को लेकर के। आवाज नहीं आ रही रमनीक मान जी, रमनीक मान जी की आवाज नहीं आ रही, माइक नहीं उन्होंने ऑन। रमनीक काम करने का काम किया या प्रयास किया। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि सरकार इस बारे में संजीदा नहीं है, सरकार इस बारे में कोई जैसे कह रहे कोई इस प्रकार की योजना लेके नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि आपको पिछले 2 दिन की जो घोषणा थी, चाहे वो मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है या जो कल से सेशन शुरू हो रहा है उसके अंदर आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, या आपको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए था, या आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए था चैनल पे आगे इस प्रकार से कहने से पहले कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से जो उद्योग आ रहे हैं उनको सस्ती दरों पर जमीन के अलावा उसके अतिरिक्त बिजली में छूट, उनको सैलरीज के अंदर 4,000 रुपए प्रति महीना यानी कि 48,000 रुपए वार्षिक जो हर एक कोई बच्चा हमारे हरियाणा का लगेगा उसको जो भी उद्योग है उसको उसका लाभ दिया जाएगा। देखिए, इस प्रकार की एक नहीं अनेकों ऐसी घोषणाएं हैं जो पहले भी हुई है और आने वाले समय भी होंगी, और आप कल का सेशन का प्रतीक्षा कर लीजिए, कल बिजनेस भी डिस्कस हो जाएगा ऑब्वियसली के बाद, और परसों जो बिल आने हैं 9 बिल है, 9 नए बिल है, उन 9 नए बिलों के ऊपर चर्चा भी हो जाएगी हाउस के अंदर। उसके ऊपर मैं तो समझता हूँ कि एक मत से पारित हो जाएंगे, नहीं तो उसके ऊपर वोटिंग भी हो जाएगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और जहां तक बात रही, आपने कहा कृषि कानूनों को लेकर, कृषि कानूनों का, तो आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये केवल और केवल मात्र एक
विरोध करने के लिए विरोध था। इनके पास ना तो सकारात्मक कोई बात है करने के लिए, ना इनके पास कोई मुद्दा है। अच्छा तो अब रमनीक मान साहब, पार्टी ठीक है, आज के समय में मान साहब, ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मैं एक चीज समझना चाहता हूं आपसे। मान साहब, इन तमाम चीजों पर तो आपने बोल दिया, मैं वुमेन सेफ्टी पर जरा आना चाहता हूं। महिला सुरक्षा की इस बार बात जरूर होगी, क्योंकि लव जिहाद का भी मसला पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। आज पलवल में एक गैंगरेप की खबर सामने आई, गुरुग्राम में एक युवती को गोली मार दी गई है, हालांकि वो अभी जीवित हैं, इलाज उनका चल रहा है। लेकिन कैसे इस मसले में आप हैंडल करेंगे? सिर्फ इस तरीके के बयान दे देने से, जो कि ओपी धनखड़ ने आज बयान दे दिया कि कांग्रेसी परिवार शामिल है उस लव जिहाद में, तो इस तरीके के सिर्फ बयान दे देने से तो नहीं होगा ना। देखिए, दो तीन चीजें इसके अंदर आपको समझनी पड़ेंगी साकेत भाई। पहली बात तो ये कि जहां तक राजनीतिक संरक्षण की बात है, राजनीतिक संरक्षण कांग्रेस के समय में, उससे पहले लोकदल के समय में अपराधियों को मिलता रहा। इस बात का आपको भी ज्ञात, आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता में है और आपको कई ऐसे पहलू होंगे जिसके ऊपर आपकी बेहतर पकड़ होगी, आपको बेहतर जानकारी होगी। हाँ, आपका कहना सही है, उचित है। ये जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध है वो एक विश्वव्यापक एक परेशानी है। चाहे हम इंग्लैंड में ले लें, चाहे हम यूरोप में ले लें, चाहे हम यूएसए में ले लें, चाहे हम इंडिया में ले लें, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी बुरा हाल है। अब जहां तक मान के हमारे गृह मंत्री जी की अगर हम बात को मान के चले, जिस तरह उन्होंने कहा है कि हम कंसल्टेशन में हैं और पड़ोस के राज्यों से भी और लीगल एडवाइजरी से भी, कि हम किस प्रकार से इसके ऊपर एक रोकथाम लगाने के लिए हम क्या बिल ला सकते हैं, क्या कानून ला सकते हैं, उसके ऊपर विचार चल रहा है। और बड़ा अच्छा रहेगा कि कांग्रेस की ओर से भी और विपक्ष के जो हमारे नंदों के साथी हैं उनकी ओर से भी अगर कोई सकारात्मक सुझाव है। आप कानून लाने की बात कर रहे हैं, आप लव जिहाद पर बेशक कानून ले आएंगे। आपने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ अगर रेप की घटना घटती है तो आपने उस पर मौत की सज़ा का कानून भी लाया, लेकिन वो अभी भी जारी है। रेवाड़ी में जो 25 दिन से एक लड़की गायब है, लापता है, अपहरण, उस परिवार वालों का कहना है कि अपहरण हुआ है उसका, वो 25 दिन से वो लड़की मिली नहीं है अभी तक। क्या इन चीज़ों के लिए भी आपको कानून बनाने की ज़रूरत है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जहां तक किडनैपिंग का सवाल है या जहां तक अबडक्शन या मिसिंग का सवाल है, उसके लिए पर्याप्त कानून है। परंतु जब उसके अंदर एक नया एंगल जुड़ता है, यदि जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि वो एक जिसे प्रेम प्रलोभन कह लीजिए या आप और किसी प्रकार से धर्मांतरण की बात कर लीजिए, अगर उसका कोई एंगल निकलता है, उसके लिए निश्चित रूप से कानून लाने का प्रयास है। उसके ऊपर कानून आना भी चाहिए। मैं समझता हूँ जिस प्रकार कई घटनाएं बढ़ रही हैं, परंतु नहीं रमनीक मान साहब, जिन चीजों पर कानून है, अब गोली अगर युवती को मारी जा रही है, इस पर तो पहले से कानून है। अपहरण किसी लड़की का हो रहा है, इस पर पहले से कानून है। गैंगरेप की घटना घट रही है, इस पर पहले से कानून है। तो इसको तो आप रोक पा नहीं रहे हैं, तो आप नया कानून ला करके क्या कर लेंगे? कौन सा ऐसा मतलब अजूबा कर देंगे कि कानून आ गया और चीजें थम जाएंगी? मैं बताता हूँ साकिब क्या होता है। देखिए, दो चीजें हैं, या तो बनाना रिपब्लिक हो, यहाँ पे किसी प्रकार का कानून ना हो, या कम से कम संवैधानिक प्रावधान हो, कानूनी प्रावधान हो कि जिनके तहत वो ट्रायल हो सके और फास्ट ट्रैक के ऊपर करके उनको सजा देने का काम किया जाए। एक बात है। दूसरा बात, आपने कहा कि कानून एग्जिस्ट करते हैं, कानून आज से एग्जिस्ट नहीं करते। ये तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है और जब हमने संविधान को अडॉप्ट किया, उससे पहले भी इस देश में चाहे वो क्या आप ये मानते हैं कि रेवाड़ी में 25 दिन से जो लड़की लापता है वो कानून प्रशासन, पुलिस प्रशासन का फेलियर है? मेरा आपसे नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जहां समाज होगा, समाज में क्राइम होता है। बात यह है कि उसको कितने बेहतर तरीके से सजा दी जाती है और किस प्रकार से। देखिए, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण ये है कि एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप गर्ग के तहत उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया जहाँ पे हमने क्रिमिनल मैपिंग का काम शुरू किया। क्रिमिनल मैपिंग का काम में जहाँ पे हॉटस्पॉट थे ऐसे, यहाँ पे लगता था कि आपसी रंजिश के तहत कहीं पे मर्डर हो सकता है या आपसी रंजिश के तहत कोई इस प्रकार की घटना घटित हो सकती है। 2 तारीख को रमनीक मान जी, 2 तारीख को प्रवीण अत्रे जी मेरे साथ चर्चा में थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उस दिन रेवाड़ी का मसला उठाया था। उन्होंने कहा कि 24 से 36 घंटे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 24 से 36 घंटे में वो जो आरोपी हैं वो पकड़ लिए जाएंगे और पुलिस वालों की वजह से उनको पकड़ने की वजह से लड़की भी सही सलामत घर वापस आ जाएगी। और मैंने उनसे कहा था, प्रवीण अत्रे जी से मैंने कहा था कि जो भी स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भेजे जाएंगे, मैं उनसे पूछूंगा कि बीजेपी के प्रवक्ता के दावे की क्या हवा निकल गई, क्योंकि 24 तो छोड़िए, 36 तो छोड़िए, 48 घंटे हो गए हैं। देखिए, प्रवीण अत्रे जी ने आपके चैनल पे क्या कमिटमेंट दिया है मेरे को नहीं पता, उनका क्या उसके ऊपर बैकग्राउंड था, पर सच्चाई ये है कि आज अभी तक मेरा ख्याल है कि रेवाड़ी वाली घटना। तो आप लोग मानते क्यों नहीं है कि ये एक विफलता है प्रशासन की? विफलता मानिए ना साहब।
मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आपके पास क्रेडिबल एविडेंस हो, देखिए एविडेंस दो तरीके की होती है, या तो आपके पास अब तो परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं रमनीक मान जी कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि बालिग है जबकि लड़की नाबालिग है, और पुलिस वाले दबाव बना रहे हैं कि लड़की बालिग। बताओ, सवाल ही नहीं पैदा होता है। दबाव किसी के दबाव बनाने से, देखिए किसी की उम्र ना बढ़ती है ना घटती है, पुलिस के दबाव बनाने से ना। देखिए साकेत जी, आप परिवार वाले तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, जिन पर बीत रही है रमनीक मान साहब वो झूठ थोड़ी बोलेंगे कि पुलिस वाले दबाव बना रहे हैं। क्या मिल जाएगा उनको ये बोल के? वास्तविक स्थिति क्या है वहाँ पे, ना तो मेरी परिवार के किसी सदस्य से बात हुई, ना मेरी मुलाकात हुई, मैं नहीं जानता कि ठीक है, मैं रोक रहा हूं जरा आपको। अमनदीप केसरी साहब ये कह रहे हैं रमनीक मान जी कि राजनीतिक संरक्षण कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के वक्त में ही मिलती रही है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ से कभी भी इस तरीके से पॉलिटिकल संरक्षण नहीं मिला किसी को? मुझे लगता है कि रमनीक मान जी विकास बराला जी की बात कर रहे होंगे। वो शायद उनको सोच रहे हैं कि वो इनेलो के संरक्षण में पैदा हुए हैं, और या फिर वो करनाल में जो बहुत चर्चित अभी जो गैंग रेप की घटना थी उसके अंदर भाजपा विधायक के बेटे का नाम आया, शायद उसकी बात कर रहे होंगे। और या फिर अंबाला में जो है भाजपा जिलाध्यक्ष के बेटे जो है स्मैक के साथ एक नहीं 2 बार पकड़े गए, शायद उनकी बात कर रहे हैं। उन अपराधियों की शायद ये चर्चा करना चाहते हैं, और मेरे ख्याल से नाम हम कांग्रेस और इनेलो का रखते हैं। आपका सवाल बहुत वाजिब था, बहुत अच्छा था, लेकिन साकेत जी मैं इसका जवाब दूंगा। जब भारतीय जनता पार्टी की, आप ये देखिए कि जब मुख्यमंत्री का सारा ध्यान अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के ऊपर है, तो वो प्रदेश की बच्चियों के ऊपर थोड़ी होगा। देखिए, प्रदेश का मुखिया है, प्रदेश की सरकार है, उनका कहां पर फोकस है, कहां पर उनका मन करता है काम करने का, वो बिल्कुल साफ साफ है। तो वो इन ज्वलंत मुद्दों पर थोड़ी ध्यान देंगे कि प्रदेश के अंदर बच्चियां किस तरह से असुरक्षित हैं। अभी एक आपने गैंग रेप नहीं बताया, अंबाला के अंदर एक नाबालिग बच्ची का जो है रेप का मामला सामने आया। हालांकि रेप करने वाला उसका रिश्तेदार निकला, तो इसको कहीं ना कहीं दबा दिया गया या ठंडे बस्ते में। लेकिन वो भी एक बड़ा सवाल है जी कि भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रशासन से जो अपराधी है वो बिल्कुल भी नहीं डरते, और प्रशासन का इनके ऊपर ध्यान भी नहीं। ये कोई प्रायोरिटी का और इनका जो विषय नहीं है कि इसको उन्होंने बहुत ऊपर रखा हुआ अपनी प्रायोरिटी के अंदर। सरकार की प्रायोरिटी है कि किस तरह से जातीय जो है अलगाववाद हरियाणा के अंदर फैलाया जाए, किस तरह से हिंदू मुस्लिम का मान का कोई दंगा करवाया जाए। देखिए, कोई अगर इनका ये प्रायोरिटी होता कि हमने इन मुद्दों पर ध्यान देना है, तो उसी की तरफ सरकार काम करती। तो आपके सवाल तो बड़े वाजिब हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब देने की बजाय ये इधर उधर की बातें करते हैं कि साहब इनेलो के टाइम पे संरक्षण हुआ, तो एक का नाम बता दीजिए। आपने जैसे अभी बताया ना इनको 24 से एक का नाम बता दीजिए कि संरक्षण उस अपराधी का इनेलो की सरकार ने किया, और आपने कौन सी फांसी दी है उस अपराधी को। एक का नाम बता दीजिए रमनीक मान जी। बोलिए। आपके जो आजकल आपके सर्वोच्च नेता हैं और जो आपकी पार्टी कमान संभाल रहे हैं, उनके बड़े पेट मित्र हैं मुख्तार अंसारी का इनके घर आना जाना, इनके फार्म पे आना जाना। ये किस तरह का ये किस तरह का जवाब है? तो मुख्तार अंसारी को फांसी टांग दीजिए अगर अपराधी है तो। आपके हाथ में सब कुछ है, पावर है, सब सारी चीजें हैं, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप कि उनको मुख्तार अंसारी का उनके घर आना जाना है? और जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तस्वीरें वायरल होती है, उनके घर किस किस का आना जाना होता है, कौन उनके साथ तस्वीरें खिंचवाता है, उसका भी जरा ब्यौरा देंगे आप। क्या प्रद्युम्न सिंह बराड़ डिम्पी इनके पास रहते थे या नहीं रहते थे, इनका संरक्षण था या नहीं था? आप छोड़ दीजिए इन बातों को, बहुत सारी बातें हैं, बात निकलेगी तो बहुत दूर। तो भाई साहब, आपने क्यों नहीं पकड़ा? अगर किसी का संरक्षण था, देखिए ये बेतुकी बातें हैं। रमनीक मान जी चैनल पर आकर के आप प्रदेश स्तर के चैनल पर आकर इस तरह आ रहा हूं बजरंग जी, आ रहा हूं आपके पास। तो ये सर, अगर झूठ चैनल पे झूठ बोलने की सजा होती या टैक्स भी लगाया जाता ना, तो ये इस चीज का फायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उठाते हैं। ना तो सजा होती है चैनल पे झूठ बोलने की, ना कोई टैक्स लगाया जाता है। तो जितना मर्जी झूठ बोलिए, क्योंकि इनकी जो इमेज है पब्लिक के अंदर, ना तो पब्लिक के अंदर इन्होंने जाना है, ना इनकी जवाबदेही है। ठीक है, एक बार बजरंग दास जी का रिएक्शन लेते हैं। मान साहब एक सेकंड। बजरंग दास जी, जो आरोप लगाए गए रमनीक मान जी की तरफ से भी कि पॉलिटिकल संरक्षण तो कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के वक्त में ही या उन्हीं की तरफ से मिलता है, अमनदीप जी ने तो जवाब दे दिया। और एक चीज और मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूं, ओपी धनखड़ का स्टेटमेंट है कि कांग्रेसी परिवार का अपराधी है ये जो बल्लभगढ़ वाली घटना है उस पर। देखिए सुमन जी,
मैं पहले तो क्लियर कर देता हूं, जहां महिलाओं की बात आपने रखी, जी इस राज के अंदर महिला ही नहीं, व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता बहुत इस सरकार से दुखी है और अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए बड़े भारी चिंतित है। अब आपके सामने दिल्ली की लड़की रोहतक में बुलाकर 4 दिन तक किस प्रकार उससे दुष्कर्म किया गया, बल्लभगढ़ का जो मामला आपके सामने है, जगह जगह महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बड़े अफसोस की बात है, इनको अपनी कमी छुपाने के बजाय ये कहना चाहिए कि हम लाइन ऑर्डर को ठीक करेंगे, पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाएंगे, कोई पुलिस कर्मचारी सही ड्यूटी नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इनका एक स्टेट का चेयरमैन करनाल का एक लेडीज के साथ पकड़ा जाता है, वो छत के ऊपर से कूद जाता है, उसकी टांग टूट जाती है। स्टेट का चेयरमैन। इसी हाल में 10 दिन पहले ही जज का एक जिला प्रधान, एक नेता, पुलिस जब कार्रवाई करती है उसके सामने बंदूक निकाल के, गन निकाल के पुलिस वालों को धमकाता है। ये आपके सामने वीडियो भी आई, उसके खिलाफ FIR दर्ज भी हुई, उसको पकड़ा भी गया। ये जो संरक्षक की बात है वो सिर्फ बीजेपी की राज में होती है, ये जुमले की सरकार है। ये कहते थे ना, कोरोना महामारी में 20 लाख करोड़ रुपए जनता के। ठीक है बजरंग जी, मैं एक बार जरा रिएक्शन लेता हूँ। पूरी बात ले लो, मेरी पेड़ कट्टा ले लेना इसे, जहां इनकी बात है। एक सेकंड मान साहब, एक सेकंड मान साहब जी, आप पूरा जवाब देना। आप इस सरकार में कौन सा वर्ग खुशी है? आप ये कहा अभी हम रोक लगाएंगे। ठीक है, जरा एक बार पॉलिटिकल संरक्षण पर रहते हैं, बजरंग दास गर्ग से पॉलिटिकल संरक्षण पर रहते हैं। रमनीक मान साहब, अमनदीप जी ने और बजरंग दास गर्ग जी ने नाम लेकर के आपको गिना दिया कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर किन किन लोगों को किस तरीके से पॉलिटिकल संरक्षण दिया गया। जवाब दीजिए इन दोनों को। मैंने तो नाम एक भी नहीं सुना, दोबारा आप नाम, आपकी आवाज आ रही है मेरे को, बेहतर आप सुनाइए प्लीज। क्या किनका नाम लिया? मैं बता रहा हूँ करनाल के। अरे भाई आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही मेरे को, सिर्फ और सिर्फ स्टूडियो से साकेत भाई की आवाज घर से आ रही है, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही। सुनो, करनाल के जो बीजेपी नेता है उसने एक महिला के साथ पकड़ा गया, आप सुनाइएगा मुझे करनाल के बीजेपी के ऊपर से कूद के सुनिए, अरे हो गया, समझ गया, अब उत्तर ले लीजिए। उसकी टांग टूट गई, उसको फिर आपने ठीक है हाँ मैं समझ गया। कई भी दिन बाद उसको 6 साल के लिए निकाला गया। आपकी समझौते वाली सरकार जजपा की है। जजपा ने क्या किया, उसका जिला प्रधान ने पुलिस के ऊपर पिस्तौल तान कर उसको डराया धमकाया गया। पुलिस वाले ने उसके खिलाफ पकड़ कर कार्रवाई करी। कई कितने दिन बाद करी आपके सामने। तो खुला मीडिया बोल रहा है, इलेक्ट्रिक मीडिया बोल रहा है। ठीक है बजरंग दास जी, एक सेकंड, अब आप जवाब लेते हैं। रमनीक मान जी बोलिए, और इनमें पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम जोड़ लीजिएगा, जो अमनदीप जी ने जिसको मेंशन किया था। अमनदीप जी ने किनको मेंशन किया? पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के बेटे का वाकया। विकास बराला का है, एक अंबाला के जिला अरे भाई शांति, आपकी मतलब की बात है, खनन का जो घोटाला चल रहा है, खनन माफिया। ठीक है बजरंग जी, एक बार जवाब ले लेते हैं, वक्त थोड़ा सा कम है, एक बार जवाब लेते हैं, जरा बोलिए रमनीक मान जी, आपने तो आरोप लगाया पॉलिटिकल संरक्षण का। जी बजरंग जी एक सेकंड, बजरंग जी जरा जवाब ले लेते हैं। बजरंग दास जी, जरा मैं आपको जरा सिलसिलेवार, पहले मैं आपकी बात का उत्तर देता हूँ। आपने जो घटनाक्रम बताया वो पंजाब के अंदर हुआ। ये जो फ्लाइट से छूटने की बात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर सरकार किसकी है? उत्तर आप दीजिए, उत्तर, छोड़िए इस बात को। मैं आपको तरीके से बताता हूँ, नाम लेके बताता हूँ। नाम है अभिषेक मनु सिंघवी। आप चुप कीजिए, कांग्रेस का नेता है कि नहीं? कांग्रेस के नेता है कि नहीं? उनके बाहर चैंबर के अंदर क्या काम हो रहा था?
क्या होना चाहता हूँ? आपने इसकी कितनी वीडियो भी दिन आई। तक कार्रवाई उसके नहीं बाद करी? आपने क्या किया? इनने तो कार्रवाई अभी नहीं नाम करी। लेता हूं मैं। जब मुद्दा शशि पंजाब थरूर में साहब। जलागम करवाया उन्होंने गया, पुष्कर जब जाके के अंदर आपने 6 साल के लिए उसको निकासित तीसरा किया नाम गया। लेता हूं मैं। क्यों निकासित किया गया? मनु शर्मा। वो सीएम का विरोधी चौथा नाम लेता था। हूं मैं। सीएम के तंदूरकर। करनाल से विधानसभा का चले चुनाव आप लड़ना क्या चाहता आप था। फिर से पूछना इसलिए चाहते हैं? राजनीतिक इसलिए सीएम की बात करते हैं। अमनदीप जी बोलिए। क्या अमनदीप जी। आपने टिकट देकर दे- गुस्सा है? अमनदीप साकेत जी। जी अरे देखिए नहीं, अभी नहीं। रमनीक जी की अभी बात अमनदीप खत्म जी नहीं हुआ बोलिए। है। मनदीप जी रुको, अभी खत्म नहीं हुआ अमनदीप है। जी बोलिए। अभी वो मैं आपके हाँ पूर्व- साकेत जी पूर्व- इनके जवाबों में देखिए कितनी और कुतर्कता बिल्कुल, नजर आती है बिल्कुल। कि जो संस्कार हैं वो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के हैं, उन्होंने दिए हुए उनको चीजें सिखाई हैं, और वो कहीं और जाके क्राइम करें तो वो ये गिनते नहीं है। ऐसे तो विकास बराला को भी कहेंगे कि चंडीगढ़ में आके क्राइम किया है। मैं जिनका एक और नाम बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अंबाला के जिलाध्यक्ष के बेटे हैं, वो पंजाब में भी स्मैक के साथ पकड़े गए हैं और अंबाला के हरियाणा के अंदर भी स्मैक के साथ इनके पकड़े गए पास हैं। कोई जवाब तो नहीं है। संरक्षण और ये किसी को भी कोई सजा काले नहीं की है। सरकार है। संरक्षण और कौन जितने देता है? भी हरियाणा में ये भारतीय बदमाश जनता हैं, पार्टी के उनका नेता ही संरक्षण संरक्षण देते हैं। इनको मिला हुआ और है। ये सर खनन की जो केवल हरियाणा की बात नहीं, आप पूरे भारत के उठा लीजिए, डाटा उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश का उठा लीजिए, कौन संरक्षण देता है वहां पर? केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता संरक्षण देते हैं। और इन सरकार जिनका खुद का घर बार नहीं, खुद का परिवार नहीं, वो कैसे लोगों की बेटियों की इज्जत की सुरक्षा करेंगे? वो कैसे उनका दुख दर्द समझेंगे? इनके प्रायोरिटी लिस्ट में ये प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं है। वो करेंगे, ठीक है, करना कुछ चलिए, नहीं। आप इन्होंने तीनों का तो बहुत बहुत सिर्फ शुक्रिया। जनता को- पॉलिटिकल पंचायत में आप तीनों शरीक हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब कल का दिन बहुत ही अहमियत रखने वाला है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से सत्ता पक्ष अपनी बात रखता है और विपक्ष सवाल दागता है। पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।